एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं सेबी एक्ट की 1992 की सीरीज़। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6B तक कंप्लीट कर दिया है एंड टोटल 5 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो गए हैं इस एक्ट के लिए, सेबी एक्ट के लिए, जो कि हम रन कर रहे हैं सेबी के लीगल ऑफिसर की जो एग्ज़ाम होने वाली है 20 फरवरी को, उसके लिए। तो ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड हो गया है। आज जो है इसका 6th लेक्चर है एंड इसके आगे एक और लेक्चर जाएगा। टोटल मैं 7 लेक्चर में ये पूरा एक्ट जो है आपका कंप्लीट करके दूंगी और बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है। एक एक प्रोविजंस जो भी इम्पोर्टेंट है आपकी मैंने हाईलाइट किया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि जो है आप इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि एक मिसलेनियस चैप्टर है। ठीक है, मिसलेनियस चैप्टर है ये। और ये जो चैप्टर है ना, इसमें पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 16 और ये बता रहा है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकता है। ठीक है, तो जो विदाउट प्रेजुडाइज टू द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द डिपॉजिटरी एक्ट ऑफ 1996, बोर्ड शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर और परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट be bound by such decisions on a question of policy as the central government may give in its writing to it from time to time। यानी कि क्या बोल रहा है, इस एक्ट में कुछ भी प्रोविज़न दिया है या डिपॉजिटरी एक्ट में कोई भी प्रोविजंस दिए हैं, ठीक है, बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड जो है वो एक्सरसाइज करेगा अपना पावर और फंक्शन इस एक्ट के अंदर, और वो सारे डायरेक्शंस को मानेगा जो कि क्वेश्चन किस पे, पॉलिसी पे जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राइटिंग में टाइम टू टाइम बताती है। तो जो जिस्ट है इस क्लॉज का, इसका यही मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो टाइम टू टाइम डायरेक्शन देती है, पॉलिसी के क्वेश्चंस पे जो है डायरेक्शन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फर्दर प्रोवाइजो इसके साथ अटैच है, जो बोल रहा है बोर्ड जो है ना, बोर्ड के लिए जितना प्रैक्टिकेबल होगा वो क्या करेगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि वो भी अपना व्यू रख सकता है। को जो भी डायरेक्शन दी गई है ना सब सेक्शन 1 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें जो है बोर्ड को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपना व्यू भी उसके सामने रख सकता है। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी पे हो या ना हो, वो ही फाइनल होगा। ठीक है, यानी कि बोर्ड को अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी कि तुम अपना जो है व्यूज़ जो है वो एक्सप्रेस करो, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। डायरेक्शन कौन इशू करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन नंबर 16 में बोल रहा है चैप्टर 7 के। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन नंबर 17। इसमें क्या बता रहा है, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द बोर्ड। यहाँ देखिए, बोर्ड, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो बोर्ड को भी सुपरसीड कर सकती है। ठीक है, बोर्ड को भी सुपरसीड कर देना मतलब, यानी कि बोर्ड के ऊपर पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर ओपिनियन है कि इमरजेंसी की सिचुएशन है, ठीक है, इमरजेंसी की सिचुएशन है और बोर्ड जो है ना अपना फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए अनेबल है, नहीं कर पा रहा अपना फंक्शन डिस्चार्ज, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा जो भी उसको दिया है इस एक्ट के अंदर, तो क्या करे, तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो है ये चीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रही है, उसके ओपिनियन में लग रही है। ठीक है, 3 चीज़ें दी रखी है। क्या, सबसे पहला तो वो अनेबल है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने का या फंक्शन करने का। ठीक है, दूसरा जो है वो बोर्ड जो है ना परसिस्टेंटली क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है, जब भी जो भी डायरेक्शन दी जा रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको मानने में वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, और अपने फंक्शन या ड्यूटी जब डिस्चार्ज की जा रही है उसमें भी डिफ़ॉल्ट कर रहा है, और जो वो डायरेक्शन नहीं माना जा रहा है उसके कारण इसमें भी डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उसके बोर्ड के फाइनेंशियल पोजीशन को भी अफेक्ट कर रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है बोर्ड का वो भी ख़राब होते जा रहा है इसके कारण। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रही है। एंड थर्ड में क्या है, जो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि ये नेसेसरी हो गया पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सुपरसीड कर देगा बोर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगा और बोर्ड को सुपरसीड कर देगा। नॉट और टाइम पीरियड क्या दिया है, फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, यानी कि सुपरसीड करने का टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकता है, नोटिफिकेशन देगा। ठीक है,
और जब भी नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा ना सबसेक्शन 1 में कि सुपरसीड करना चाहता है वो बोर्ड को, ठीक है, तो जितने भी मेंबर होंगे और उनको क्या किया जाएगा, वो जब जिस दिन से सुपरसीड होगा ना मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपना ऑफिस जो है वैकेट कर दिया है, खाली कर दिया है। जितने भी पावर फंक्शन या ड्यूटीज़ है ना बोर्ड के, वो सारे अब जो है वो तब उसके पास आएगा जब बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। और तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ें देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे हर चीज़ चलेगा, ठीक है। और वो डिस्चार्ज भी सारे फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और जितने भी प्रॉपर्टी ओन या कंट्रोल कर रहा है ना बोर्ड, तो जब तक बोर्ड जो है ना वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, यानी कि पावर भी रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो भी प्रॉपर्टी होल्ड करे वो भी सेंट्रल के गवर्नमेंट के पास रहेगा जब तक बोर्ड जो है रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है, ठीक है। अब जो है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये 3 क्लॉज है कि कब कब सुपरसीड कर सकता है, ग्रेव इमरजेंसी का केस हो, फंक्शन अच्छे से डिस्चार्ज ना कर रहा हो बोर्ड, ठीक है, और सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए जो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको करना पड़ा है, तो 6 महीने तक के लिए कर सकता है सुपरसीड, ठीक है। फिर जो 3rd क्लॉज है यहाँ पे, जब एक्सपायर हो जाएगा ना ये 6 महीने का जो पीरियड है सुपरसीड करने, तो फिर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट कर देगी बोर्ड को, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा बोर्ड और फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा सारे ऑफिसर्स का, एम्प्लॉय का, और जो भी पर्सन्स उस बोर्ड में होंगे, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना क्या कर सकती है, उस पर सुपरविजन भी रख सकती है, टाइम टू टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ सुपरविजन टेक एक्शन अंडर दिस सबसेक्शन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो उस पर नज़र रख सकती है और टाइम टू टाइम एक्शन भी ले सकती है। फिर लास्ट जो सबसेक्शन है वो क्या बता रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या करेगा, नोटिफिकेशन देगा जो भी इशू हो रहा है सबसेक्शन 1 में, और रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन, द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू सच एक्शन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द अर्लीस्ट, ठीक है। जो भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा उसको दोनों हाउस के सामने रखना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रखना पड़ेगा। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब सुपरसीड कर सकता है, बोर्ड के पावर कितने टाइम तक कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट था। 6 मंथ का ड्यूरेशन याद रखिएगा, ठीक है। उस दिन से जिस दिन सुपरसीड करेगा उस दिन से ऑफिसर्स जो है वैकेट कर देंगे, उसके सारे फंड से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल जाएगी, सारी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, जिस दिन तक रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाता है बोर्ड। अब नेक्स्ट सेक्शन है रिटर्न्स एंड रिपोर्ट के बारे में, जो सेक्शन नंबर 18 बोल रहा है। तो बोर्ड जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश करेगा रिपोर्ट्स और रिटर्न्स, जो भी है टाइम टू टाइम, जो भी प्रिस्क्राइब मैनर में या प्रिस्क्राइब किया होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सबमिट कर देगा, ठीक है, सारे पर्टिकुलर्स। और इन रिगार्ड टू प्रपोज या एग्जिस्टिंग प्रोग्राम फॉर प्रमोशन, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, मार्केट, ये सारी चीज़ें जो है बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो बोर्ड जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलती है। फिर सबसेक्शन 2 जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है बोर्ड जो है 90 डेज के अंदर अंदर, कब से, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उस दिन से 90 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर देगा वैसे फॉर्म में जो प्रिस्क्राइब किया गया है। और सारे ट्रू और फुल अकाउंट्स, एक्टिविटी, जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्क्लोज किया जाएगा। और जो रिपोर्ट होगी ना कॉपी की जो रिसीव की गई है सबसेक्शन 2 में, उसको दोनों हाउस के सामने ले डाउन किया जाएगा। ये था सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 19 डेलीगेशन के बारे में बात कर रहा है, जो कि बोल रहा है बोर्ड जो है ना जनरल या स्पेशल ऑर्डर दे के राइटिंग में डेलीगेट कर सकता है कोई भी मेंबर को या ऑफिसर्स को, जो बोर्ड का मेंबर या ऑफिसर है, या कोई अदर पर्सन जो उस कंडीशन से सब्जेक्टेड है, ठीक है। तो वो वैसा पावर और फंक्शन जो एक्सरसाइज कर सकता है जो भी ज़रूरत लगे तो, यानी कि बोर्ड जो है ना अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है किसी मेंबर को या ऑफिसर को या थर्ड पर्सन को भी कर सकती है अगर ज़रूरत लगे तो। लेकिन जो सेक्शन नंबर 29 का पावर है वो डेलीगेट नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, सेक्शन 29 हम देखेंगे तो फिर से ये डिस्कस करने वाले हैं कि डेलीगेशन का पावर सेक्शन नंबर 29 के पावर पे नहीं एप्लीकेबल होता है। बाकी सारे पावर डेलीगेट हो सकता है ऑफिसर्स, मेंबर या एनी अदर पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि अपील का सेक्शन है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्शन, और ये सेक्शन नंबर 12 में बात की जा रही है। तो कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है बोर्ड के ऑर्डर से, ठीक है, और जो सिक्योरिटी लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1999 के आने से पहले जो है ऑर्डर मेड किया गया है, ठीक है, उस ऑर्डर से कोई पर्सन अग्रीव्ड है और जो है, और
में देयर अंडर में प्रेफर एन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, और जो पर्सन अग्रीव्ड है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील में भी जा सकता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है उसको बोर्ड ने कोई ऑर्डर दिया है और उससे वो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, और ये कब दिया है, जब ये सिक्योरिटी लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1999 या कोई एक्ट या रूल्स या रेगुलेशन जो था इसके अंदर दिया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपील जाएगी। सिंपल बात, अगर ये देखो तो बोर्ड है ना, इसकी अपील कहाँ जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बस इतना याद रखिएगा सेक्शन नंबर 20 के क्लॉज 1 में। क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, नो अपील शैल बी एडमिटेड इफ इट इज प्रेफर्ड आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड प्रिस्क्राइब देयरफॉर। यानी कि जो पीरियड प्रिस्क्राइब किया जाएगा ना उसके बाद अपील नहीं जा सकती है। ठीक है, फर्दर इसके साथ प्रोवाइजो अटैच है जो बोल रहा है ना, अपील में भी एडमिटेड आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड, यानी कि एक्सपायरी पीरियड के बाद भी अपील एडमिट हो सकता है अगर सफिशिएंट कॉज दिखाया जाए तो। ठीक है, फिर थर्ड क्लॉज क्या बोल रहा है कि जितने भी अपील इस सेक्शन के अंदर मेड की गई है वो ऐसे फॉर्म में होंगी और उसमें जो है ना वो accompanied by a copy of the order appeal against and by such fees as may be prescribed। यानी कि जिस भी ऑर्डर से अपील जाएगी तो वो ऑर्डर की कॉपी और कितना फीस जो है जो भरना पड़ रहा है वो भी साथ में उसके साथ अटैच की जाएगी। ठीक है, ये सब क्लॉज 3 है। सब क्लॉज 4 देख लेते हैं जो कि बता रहा है प्रोसीजर फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब अपील कैसे डिस्पोज ऑफ होगी वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, और प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील अपीलेंट शैल गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होगा। लास्ट डे मैंने आपको बताया था एक मैगजिम भी होती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, लास्ट सेक्शन में ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा मैगजिम था। आपके एग्जाम में जो है लैटिन मैगजिम्स आने वाले हैं तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और आप लोग जो है वो कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है कि नहीं, मैं फर्दर दूसरे लॉ का भी वीडियो लेकर आऊँ कि नहीं आपके लिए। अगर आपके लिए ये यूज़फुल नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता आगे की वीडियोस लाने का। लेकिन अगर आप में से कोई भी जो है जिनको इसकी बेनिफिट मिल रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं रोज़ आपको बोल रही हूँ कमेंट करने को, बट आप लोगों में से कुछ ही लोग हैं जो कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए फर्दर वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है 20A, और ये बात कर रहा है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन के बारे में। ठीक है, ये बोलता है नो ऑर्डर पास बाय द बोर्ड और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी अपीलेबल एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन 15T और सेक्शन 20। यानी कि कोई भी ऑर्डर जो बोर्ड ने पास किया है या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पास किया है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर वो अपील में नहीं जा सकती है। वो अपील में तभी जाएगी जैसे 15T में लिखा है या सेक्शन नंबर 20 में लिखा है, इसके अलावा वो अपील में नहीं जा सकती किसी और तरीके से। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर क्या बोल रहा है, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द बोर्ड और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड बाय। अब जिस मैटर में बोर्ड या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास पावर है उस केस में सिविल कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है मैटर को डील करने का, यानी कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, जहां एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और बोर्ड के पास पावर है। ठीक है, और कोई इंजंक्शन जो है वो भी ग्रांट नहीं कर सकता ऐसा सिविल कोर्ट जो अदर देन जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या बोर्ड है। तो जहाँ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या बोर्ड को पावर दे रखी है वहाँ सिविल कोर्ट की पावर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसका 3 पार्ट था। सबसे पहला पार्ट जो है अपील जाएगी तो 15T और 20 के अंदर ही जाएगी। फिर जो है सिविल कोर्ट के पास जो है जुरिस्डिक्शन नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द मैटर विच द बोर्ड और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड। और जो थर्ड बोल रहा है कि कोई इंजंक्शन भी नहीं लिया जा सकता है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये बार ऑफ जुरिस्डिक्शन है 20A। नेक्स्ट सेक्शन है सेविंग क्लॉज, सेविंग सेक्शन। ये सेक्शन नंबर 21 बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि इस एक्ट में कुछ भी नहीं है जो एग्जेम्प्ट कर देता है किसी पर्सन को फ्रॉम एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग विच माइट अपार्ट फ्रॉम द एक्ट बॉट अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो इस एक्ट में कुछ भी नहीं है जो एग्जेम्प्ट करेगा किसी भी पर्सन को किसी सूट से या अदर प्रोसीडिंग से। ठीक है, यानी कि अगर किसी और लॉ में
किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई चार्ज बन रहा है, ठीक है, तो वो लाया जा सकता है। ये नहीं कह रहा, ये सेव कर रहा है कि अगर इस एक्ट में जो है कि कोई पर्सन कन्विक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और लॉ के अंदर उसके अगेंस्ट सूट या प्रोसीडिंग्स नहीं लाई जा सकती है, लाई जा सकती है बिल्कुल, अगर उसके अंदर उसका जो है ऑफेंस बन रहा है तो। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 22, ये बता रहा है मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जितने मेंबर या ऑफिसर या एम्प्लॉय जो होंगे ना बोर्ड के, इन सारों को पब्लिक ऑफिसर माना जाता है अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। इन सबको क्या माना जाता है? पब्लिक ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। आपको मैं जल्दी जल्दी कवर करा रही हूँ, तो अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं, प्लीज़ कमेंट करें, मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं। बार बार मैं बोल रही हूँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। आपके बेनिफिट के लिए ही है, ये चीज़ें पूरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बिल्कुल अलग से कोई कोर्स नहीं रन करती हूँ। मुझे कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि क्या मैम आप अलग से कोर्स भी चलाती हैं क्या, तो नहीं, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देती हूँ, बस आपके बेनिफिट के लिए। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सब अपना प्यार बनाए रखें एंड मुझे बिल्कुल कमेंट करिएगा तो आप मुझे अच्छा लगेगा। एंड मुझे बस जानना है कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपके काम आ रही है कि नहीं, मेरा पर्पस बस यही है, ठीक है। सेक्शन नंबर 23 पे चलते हैं, जो बता रहा है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है। तो अब कोई एक्शन जो आपने गुड फेथ में लिया है उसकी प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रही है। तो क्या बोलता है, कोई भी सूट जो होता है, प्रोसिक्यूशन जो होता है और या अदर लीगल प्रोसीडिंग जो है वो लाई नहीं की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या बोर्ड के अगेंस्ट या किसी ऑफिसर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, या कोई मेंबर है ऑफिसर या अदर एम्प्लॉय है बोर्ड का, और उन लोगों ने कुछ गुड फेथ में किया है, ठीक है। इन सारे पर्सन ने गुड फेथ में कोई एक्ट किया, ठीक है, जो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है, बट उन्होंने गुड फेथ में कुछ एक्ट किया है तो फिर उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी मेंबर ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड फॉर एनीथिंग डन गुड फेथ डन और इंटेंटेड टू बी डन, यानी कि उन्होंने कुछ गुड फेथ में किया है या वो करना चाहते हैं, ठीक है, किया है या करना चाहते हैं इस एक्ट रूल्स या रेगुलेशन के अंदर, तो फिर उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उनको प्रोटेक्शन मिलता है सेक्शन नंबर 23 के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑफेंसेस के बारे में बात। ऑफेंसेस सेक्शन नंबर 24 में डिस्कस किया गया है और यहाँ क्या बता रहा है, without prejudice to any award of penalty by adjudicating officer under this act, if any person contravenes or attempt to contravene or abet to contravene any of the provision of this act or any rules regulation made thereunder, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 years fine or which may extend to 25 crore rupees or with both, यानी कि जो पेनल्टी अगर इस एक्ट में आपके ऊपर लग रही है वो तो लगेगी ही। इन एडिशन टू दिस, अगर आपने कोई कॉन्ट्रावीन किया है या अटेम्प्ट किया है कॉन्ट्रावीन करने का या तो अबेट किया है कॉन्ट्रावीन करने का इस एक्ट के कोई प्रोविजंस को, रूल्स को या रेगुलेशन को, तो फिर पनिशमेंट कितनी मिलेगी आपको? पनिशमेंट जो है ना आपको 10 ईयर्स फाइन और जो पैसे हैं 25 करोड़ रुपीज तक या दोनों ही, यानी कि 10 ईयर्स, ठीक है, और फाइन कितने का है? फाइन है 25 करोड़ रुपीस या बोथ भी हो सकता है, यानी कि 10 ईयर प्लस 25 भी हो सकता है और 10 ईयर और 25 भी हो सकता है, ठीक है। ये था क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या बोलता है, अगर पर्सन फेल हो जाता है पेनल्टी जो भी इम्पोज की गई है ना एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के द्वारा या बोर्ड के द्वारा, अगर वो फेल हो जाता है कंप्लाई करने के लिए या डायरेक्शन या ऑर्डर जो भी है उनका कंप्लाई करने के लिए, तो उसको पनिशमेंट हो सकती है। कितनी? इम्प्रिजनमेंट होगी नॉट लेस देन 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ और विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स और फाइन, ठीक है। 10 ईयर्स और फाइन, 1 मंथ 10 ईयर और फाइन, ठीक है। तो ये पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने कॉन्ट्रावीन किया, कंप्लाई नहीं किया डायरेक्शन से, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 24। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 24A, जो बात कर रहा है कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में। तो कुछ भी दिया हो CRPC में, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुछ भी दे रखा हो, कोई भी ऑफेंस अगर इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है ना, और
कोई ऑफेंस जो है नॉट बीइंग द ऑफेंस इन विथ इम्प्रिजनमेंट ओनली और इम्प्रिजनमेंट एंड विथ फाइन में either before or after institution of any proceeding be compounded by a securities appellate tribunal or a court before which such proceedings are pending। यानी कि CRPC में कुछ भी दे रखा हो, अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर, और जो है ना वो ऑफेंस जो भी पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर वो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से है, या इम्प्रिजनमेंट जो है प्लस फाइन के साथ है। ठीक है, पहले तो इम्प्रिजनमेंट है या इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, और जो फाइन है वो ईदर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग है। ठीक है, यानी कि प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होने से पहले या आफ्टर है, तो उसको जो है कंपाउंड किया जा सकता है। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और कंपाउंड कौन करेगा? सेट सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है कंपाउंड करेगी। तो ऑफेंस कौन होना चाहिए? इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन, और ये जो फाइन है वो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होने से पहले, बिफोर या आफ्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऑफेंस को कंपाउंड कर देगा, किया जा सकता है। कौन कर सकता है? सेट के द्वारा। ठीक है, सेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, और भी है यहाँ पे, यानी कि कोर्ट भी कर सकती है, कोर्ट या सेट, ये दोनों क्या कर सकती है? कंपाउंड कर सकती है ऐसे ऑफेंसेस को। ठीक है, ये था 24A। अब जो है आज के सेशन का लास्ट सेक्शन देख लेते हैं, जो है 24B। ये बात कर रहा है पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, बोर्ड के रिकमेंडेशन पे अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि कोई पर्सन जो है ना उसने वॉयलेट किया इस एक्ट के प्रोविजंस को, रूल्स को या रेगुलेशंस को, और जो है उसने मेड किया फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अलीज्ड वायलेंस, यानी कि उसने कबूल भी किया उसने वॉयलेट किया ऐसा, तो उस ग्रांट टू सच पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट थिंक्स फिट एंड इम्पोज इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और रूल्स रेगुलेशन देयर अंडर। ठीक है, तो यानी कि अगर उसने खुद से कबूल किया है तो उस पे जो है कुछ कंडीशन इम्पोज करने के बाद उसको इम्यूनिटी दे सकते हैं प्रोसिक्यूशन से इस एक्ट के अंदर, जो उस पे लगने वाली थी बट उसने खुद से कबूल किया है सारे फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर के साथ, तो फिर उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ प्रोवाइजो अटैच है जिसमें बोल रहा है ऐसी इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे केसेस में जब प्रोसीडिंग्स जो है प्रोसिक्यूशन की फॉर एनी सच ऑफेंस हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बिफोर द डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सच इम्यूनिटी, यानी कि जिस दिन ये एप्लीकेशन मेड की गई थी ना ग्रांट के लिए, इम्यूनिटी ग्रांट के लिए, उससे पहले जो है प्रोसिक्यूशन जो है उस केस का इंस्टीट्यूट हो गया था, यानी कि जो पहले ही इंस्टीट्यूट हो गया है तो उसके लिए जो है आपको कुछ भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। इम्यूनिटी तभी मिलेगी जब आपको ऑफर किया गया है एंड प्रोसिक्यूशन बाद में हुआ है, आपने डिस्क्लोज कर दिया खुद से सारी इन्फॉर्मेशन, तो आपको इम्यूनिटी मिल सकती है। फर्दर प्रोवाइजो जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि रिकमेंडेशन जो होगा ना बोर्ड का अंडर दिस सबसेक्शन शैल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इन्होंने अगर बोर्ड ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है ना तो वो बाइंडिंग नहीं होगा, परसुएसिव हो सकता है बट बाइंडिंग नहीं होगा। ये था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन बी की तरफ चलते हैं जो बता रहा है an immunity granted to a person under subsection 1 may at any time be withdrawn by the central government if it is satisfied that such person had in the course of the proceedings not complied with the condition on which the immunity was granted or has given false evidence and thereupon such person may be tried for the offence with respect to which the immunity was granted or for any other offence of which he appears to be guilty connection with the contravention, also liable to the imposition of penalty under this act। ठीक है, and had not such immunity been granted, और इम्यूनिटी भी उनको नहीं दी जाएगी, यानी कि कोई इम्यूनिटी ग्रांट हुई है सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, उसको विड्रॉ भी कर लिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो भी कंडीशन उसको इम्पोज किया गया ना इम्यूनिटी देते टाइम उसने उसको कंप्लाई नहीं किया है। ठीक है, या तो उसने ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देके फॉल्स एविडेंस दिया है, ठीक है, फॉल्स एविडेंस दिया है, तो वैसे पर्सन को फिर से ट्राई कर दिया जा सकता है उस ऑफेंस के लिए, ठीक है, जिसके लिए उसको इम्यूनिटी दी गई है
एंड अगर लगता है कि वो गिल्टी है तो फिर उसको लायबल करार करके उससे पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है एंड जो भी इम्यूनिटी उसको दी जाएगी वो उसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 24B जो कि इम्यूनिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने 24B तक कर लिया, कल से 25 से स्टार्ट करेंगे एंड जो है कल के लेक्चर में मैं आपका ये एक्ट बिल्कुल ख़त्म कर देने वाली हूँ। तो वो आपका जो है कल सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा ऑफिशियली। फिर आपके ऊपर है कि आप कितना रिवाइज करते हो, क्योंकि इस एक्ट से वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं, क्योंकि पता ही है कि सेबी का एग्ज़ाम है तो सेबी का एक्ट कितना इम्पोर्टेंट है आप सबको पता है। ठीक है, आप सब लॉ ग्रेजुएट है, आप सब इतना तो जानते हैं। तो आपके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि बिल्कुल पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए एंड कंसेप्ट को पढ़ते रहिए। एंड मैंने एक और पोल डाला है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो बिल्कुल उस पोल में जाके वोट करिए कि आप जो है इसके बाद कौन सा एक्ट चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करूँ सेबी के लिए। तो जल्दी आपके लिए जो भी प्रेफरेंस है वो उसको वोट करके बताइए, क्योंकि मैं पहले वो स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप वो चाहते हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा रिवीजन के लिए, तो प्लीज़ जाके वोट ज़रूर करिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई एम साइनिंग ऑफ टुडे सेशन एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं वो पोल। ठीक है, दिस इज ऑल बाय माय साइड, थैंक यू।